स्क्रीन पे कुछ अखबारों की कटिंग देख रहे हैं। काफी पुराने हैं ये, 1989 के। 35 साल पीछे जरा चलते हैं। बड़ा जिक्र हुआ कि अमेरिका ने लागू कर दिया सुपर 301 और इस लागू करने के साथ ही एक देश में हलचल मची थी और वो था जापान। लेकिन जब लिस्ट निकली ना तो सबसे ज्यादा हैरानी किसे हुई? भारत को। और वही वाला फॉर्मूला आज भी लागू हो रहा है, लेकिन इस बार खेल पलट दिया है भारत ने भी और जापान ने भी। पीएम मोदी ने जापान जाना ही क्यों चुना? चाइना जाने से पहले जापान पहुंचे पीएम मोदी, अमेरिका को भी संदेश दे दिया और चाइना को भी संदेश दे दिया, और जो आज तक नहीं हुआ था वो हुआ है। दोनों देशों ने एक बड़ी सैन्य डील कर ली है और इस डील को दुनिया के सामने रख दिया है। जो पहले ये नहीं किया करते थे, एकदम खुलकर सामने आए हैं। ये ना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें हुई है। अब समझ लीजिए कि इतिहास का वो क्षण है जो बहुत बड़े बदलाव को देखने जा रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं बार बार कहती हूँ कि इतिहास दोहराता है और जो इतिहास से नहीं सीखता है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसता है। स्क्रीन पर निकी एशिया की एक खबर देखिए। निकी एशिया की इस खबर में क्या हुआ? जापान के आकाजावा जो कि यूएस जाने वाले थे, हमने आपको कल बताया था, उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इसमें लिखा हुआ है कि व्हाइट हाउस ने ऑर्डर दिया था कि आप अमेरिका के चावल खरीदो, और इसी अमेरिका के चावल खरीदने पर बात करने के लिए ये जाने वाले थे। इसके अलावा और भी थे, निवेश का मुद्दा भी था $500 बिलियन से ऊपर का। लेकिन ये जो चावल की बात आई ना, इस चावल ने जापान को सोचने पर मजबूर कर दिया और अब जाकर देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी के साथ मिलकर इन्होंने बड़ी घोषणा की है। पर उस घोषणा से पहले आखिर चावल का नाम सुनते ही जापान में पुराने इतिहास क्यों दोहराए जाने लगे? सारी पुरानी यादें यहाँ ताजा होती हुई नजर आने लगी। और भारत के लिए भी अगर आज से 35 साल पीछे चले ना, 1989 में, तब भारत का चेहरा अलग था, लेकिन आज की डेट वाले ही हालात हैं। उस समय राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री थे दिनेश सिंह। उन्होंने जैसे ही सुना कि सुपर 301 लागू हो गया है, उन्होंने कहा कि अमेरिका डबल स्टैंडर्ड करता है, हर उस जगह पे हमारे लिए बाधाएं खड़ी कर देता है जहां हम कंपटीशन करते हैं। अब सुनने से ये लगता है कि ये तो अभी की बात है, यानी शुरू में भी ऐसा ही था। ये 1989 का बयान है। क्यों ये बयान आया था? वो दौर था जब अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन अपने आप को इकोनॉमी में मानने लगा था जापान। 80 के दशक में जापान की कारें, जापान का इलेक्ट्रॉनिक्स, जापान की टेक्नोलॉजी अमेरिकी बाजार पर छा रही थी, और तब अमेरिका की मीडिया में हेडलाइंस लिखी जाती थी कि अमेरिका का जापानीकरण हो रहा है। अमेरिका के राजनेता खुले मंच से कहते थे जापान हमारे पैसे से हमें ही खरीद रहा है। और तब अमेरिका ने निकाला अपना सबसे बड़ा हथियार, सुपर 301। सुनने से ये एक्ट जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये किसी हथियार से कम नहीं था। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह एक कानून लाया गया, और कानून लाकर 1988 में राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने अपने आप को इतना ताकतवर बना दिया कि सबसे पहले वो एक लिस्ट तैयार करते थे। 1989 में एक लिस्ट तैयार की गई, उनकी पहली लिस्ट, जिस लिस्ट में 3 नाम थे, जापान, ब्राजील, भारत। भारत अपना नाम देखकर चौंक गया कि मेरा नाम क्यों है इसमें। जापान तो माना कि अमेरिका के साथ सरप्लस अरबों डॉलर का व्यापार करता है, ब्राजील भी एक बड़ी उभरती हुई ताकत था, लेकिन भारत का सरप्लस तो महज $690 मिलियन का था। फिर अमेरिका ने उसे लिस्ट में क्यों डाल दिया? और इस लिस्ट में जापान से क्या कहा गया? जापान चावल का उत्पादन करता था और जापान ने चावल पर टैरिफ लगा रखा था, अमेरिकी चावल पर। तो इन्होंने कहा कि अपना बाजार खोलो, हमें चावल बेचना है तुम्हारे देश के अंदर। शुरू में जापान ने रोक रुकावट करी, लेकिन धीरे धीरे दबाव बनाकर आखिरकार जापान के बाजार को खोल दिया गया। और उसके बाद क्या परिणाम हुआ ये सभी को पता था। भारत के ऊपर भी उस वक्त सख्ती लागू की गई और भारत को कहा गया कि अमेरिकी बीमा कंपनी, हॉलीवुड की फिल्मों, होम वीडियो, विदेशी कंपनियों के लिए अपना दरवाजा खोलिए। हालांकि भारत ने उस समय तो नहीं खोला, लेकिन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की अगुवाई में कुछ दरवाजे खोले गए, इकोनॉमी की कुछ पॉलिसी बदल गई, तो इसकी वजह से अपने आप फायदा मिल गया अमेरिका को। अमेरिका की कई मांगे अपने आप पूरी हो गई। अब एक बार फिर से
डोनाल्ड ट्रंप ने चावल खरीदने की बात कही है कि हमसे चावल खरीदो, अगर हमसे चावल खरीदोगे तो फिर जापान के किसान क्या करेंगे। यानी वही कहानी, जो कहानी डब्ल्यू बुश ने डाली थी, वही कहानी अब डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं। और उस बार भी भारत का नाम था बेवजह में, और इस बार भी भारत का नाम है। और ये भारत का नाम इसलिए है क्योंकि एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन समय बदला है, और समय बदलने के साथ साथ नेता भी अलग अलग हैं। अभी का क्या सीन है, अभी देखने को मिला कि पीएम मोदी यहाँ से जापान पहुंचे। जापान में उनका बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। बहुत बढ़िया स्वागत के साथ साथ कुछ तस्वीरें बुलेट ट्रेन वगैरह की भी शेयर हुई, जिसमें दिखा कि भारत और जापान बुलेट ट्रेन में भी सहयोग कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन असली चीज अब निकलकर सामने आनी शुरू हो गई है। इस यात्रा से पीएम मोदी ने दो देशों को दो बड़े संदेश दिए। पहला संदेश अमेरिका को मिला, जिस संदेश में इन्होंने क्या किया है, सबसे पहली चीज तो ये, एशियाई देश एक साथ आ रहे हैं। जापान और भारत ने अपना जॉइंट स्टेटमेंट निकाला, और इस जॉइंट स्टेटमेंट पे कई बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। एक तो निवेश की बात हुई है, दूसरी बात हुई है सेमीकंडक्टर की, तीसरी बात हुई है एआई और फ्यूचर के टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के हथियारों की, और सबसे बड़ी बात हुई है सैन्य समझौते की। अब ये कैसा सैन्य समझौता है, क्या एक दूसरे के युद्ध में लड़ने आएंगे? नहीं, अभी फिलहाल इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम एक दूसरे की युद्ध में लड़ने आएंगे या एक दूसरे को तीसरी लड़ाई में साथ देंगे, बल्कि इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम क्वाड को मजबूत करेंगे। और यहाँ पर खुल्लम खुल्ला इस बात को कहा गया कि क्वाड एक मुक्त, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक मंच को सपोर्ट करता है। भारत और जापान कई डिफेंस की चीजों का साथ मिलकर विकास करने वाले हैं, जिनमें एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, ये सब कुछ होंगे। आपको याद होगा अब से कुछ दिनों पहले यूनिकॉर्न दिया था जापान ने। अब बात ये हो रही है कि ये हम साथ मिलकर बनाएंगे, इंजन भी हम साथ मिलकर बनाएंगे, और तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास करेंगी एक दूसरे के साथ। मैंने पहले भी कहा है कि आने वाले दिनों में आप देखना जापान और भारत साथ खड़े नजर आएंगे। यहाँ पर एक संदेश चाइना को दिया गया कि क्वाड को तुम मरा हुआ मत समझो, और ये जिंदा है। साथ ही साथ जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि चाइना जो कर रहा है ईस्ट सी में वो गलत है, एकदम साफ साफ शब्दों में। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी ये समझा दिया गया, इकोनॉमिक तौर पर भी हम दोनों साथ हैं और सैन्य तौर पर भी हम साथ हैं। ये मत समझो कि हम तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं। अपनी ट्रिप को कैंसिल करके जापान के मंत्री या अधिकारी जो भी है वो, उन्होंने ये भी समझा दिया कि हम अब नीतियां जापान और भारत दोनों ने बदल ली है और ये साथ आकर मुकाबला करने को तैयार हैं। वैसे आपको बता दूं, आगे की जो खबर है ना वो बहुत खास है और सुनकर आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका ने भारत में भी और जापान में भी क्या भेजा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।